जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के शो में। और आज का जो डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और ख़ास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो उस इकोनॉमी की का जो इंजन है उसका वो जो है वो अब तेल और गैस से नहीं बल्कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है या रेयर अर्थ मेटल्स या फिर कुछ भी आप उनको कहें उनसे चल रहा है। और रेयर अर्थ मेटल्स की बात करते हैं तो चाहे ईवी की बात करते हैं, मिसाइल्स की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात करें या सैटेलाइट्स की बात करें, हर चीज़ का फ्यूचर इन्हीं पर टिका है। और जो आज लड़ाई हो रही है देश की दुनिया भर की महाशक्तियों में, वो इस रेयर अर्थ मिनरल्स, मेटल्स और एलिमेंट्स के लिए ही हो रही है। और भारत के अरुणाचल प्रदेश के पापुम में एक बड़ा जैकपॉट लगा है जहाँ पर बड़े कीमती रेयर अर्थ मिनरल्स मिले हैं। और उस ही को आज हम चर्चा का हिस्सा बनाएंगे कि मैसिव रिजर्व्स वहाँ पर पाए गए हैं। और बात ये है कि इस पूरे जैकपॉट को ये कहा जा रहा है कि इस पूरी डिस्कवरी के बाद भारत जो है वो चाइना की रेयर अर्थ मोनोपोली जो है वो उसको पूरी तरह से तोड़ देगा। और आज जो लड़ाई है वो पूरा जो डायनामिक्स है उससे चेंज हो सकते हैं। तो हम आज की जो चर्चा है जो अरुणाचल प्रदेश के पापुम में न्यू डायमियम मिला मिला है उसका मैसिव रिजर्व, उस पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि जो डिस्कवरी है इसको ये कहा जा रहा है कि ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी डिस्कवरी है और एक बहुत बड़ा बूम ला सकती है। और भारत का जो भारत को खासतौर से जो ये रिजर्व्स को लेकर जो एक लड़ाई चल रही है उस पूरी मोनोपोली को तोड़कर भारत को एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन में लाकर खड़ा कर सकती है। देखिए अंबर जी, अभी भारत का जो रेयर अर्थ मिनरल्स में जो अभी हिस्सा है वो 1% है एक्सट्रैक्शन में, और चाइना का 70% है। रेयर अर्थ के रिफाइनिंग में चाइना का 90% है। भारत तो अभी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। और उस समय अभी न्यूज आ रही है नियोडाइमियम, जिसके ऊपर चाइना ने वो जो जिसके कारण मैग्नेट्स बनते हैं, और चाइना ने हम पे एक तरह से बैन लगा दिया था, जिसके कारण हमारी ईवी इंडस्ट्री बंद होने की कगार पे आ गई थी। वो उसके और का डिपॉजिट्स हमें मिला है अरुणाचल प्रदेश में। वही अरुणाचल प्रदेश जिसको चाइना भी अपना हिस्सा मानता है। और आज की सदी में नियो डायमंड को सफेद गोल्ड बोला जाता है, क्योंकि ये यूज होता है ईवी में, यूज होता है मिलिट्री ड्रोन्स में, यूज होता है रेडर में, यूज होता है। इनके इसके वाइड एप्लीकेशन है। और ये देखिए, ये मिला है अभी पापन परे अरुणाचल प्रदेश में मिला है, कबीर आंगलोंग आसाम के अंदर मिला है, संग वैली मिला है मेघालय में, फिर सिंगरौली मध्य प्रदेश में मिल रहा है। तो ये सब चीज भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ मिनरल्स एंड माइंस है, उन्होंने ये डेटा रिलीज किया है। अब बात आती है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों हो गया। भारत को अभी अपना रेयर अर्थ मिनरल्स को अभी हम एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्शन के बाद रिफाइनिंग भी करना पड़ेगा। भारत ने इसके लिए पीएलआई स्कीम भी चालू की है। और बताया जाता है कि देश के अंदर बहुत बड़ा मिनरल एंड माइनिंग रेवोल्यूशन आने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। और जिस हिसाब से हमने देखा है कि राजस्थान में हमने रेयर अर्थ मिनरल्स मिला है, हमें कश्मीर में लिथियम रिसर्च मिला है, और जो गोल्ड रिजर्व हमको मिले थे जबलपुर में, उससे पहले हमें उड़ीसा में भी गोल्ड रिजर्व मिले थे। कोलार गोल्ड माइंस को हम वापस चालू कर रहे हैं। पूरे देश में एक माइनिंग रेवोल्यूशन चालू हो गया है। उसके अलावा हम अपने रेयर अर्थ मिनरल्स समुद्र की गहराई में भी जाके वहां पे भी हम खनिज पदार्थों का एक तरह से उसको भी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। और समुद्र में तो हमें अभी तेल भी मिले हैं, $20 ट्रिलियन के सिर्फ तेल मिले हैं। और ये जो चीज है, अभी तक तो हमने अभी तक हमारे पूरा जो देश है उसकी एरिया को मैप ही नहीं किया है। ये तो अभी मिलते जा रहे हैं, इनिशियल डेटा की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे देश के अंदर और भी डिस्कवरीज होंगे, और जिसकी हम जैसे जैसे अगर न्यूज आती रहेगी, वी विल बी सेइंग टू यू। नियोडायमियम एक तरह से ईवी सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बगैर कुछ काम ही नहीं चलता मैग्नेट्स का। और भारत इसमें डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर।
जी, और ये उमेश जी, चाइना पे ही मैं आ रही थी कि चाइना को चैलेंज करने के लिए क्या भारत रेडी है, जो ऑलरेडी 90% जो खनिज पदार्थ या रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसकी पूरी मार्केट को डोमिनेट करता है? देखिए, भारत के अंदर चाइना ने एक तरह से भारत के अंदर जो जो हमारी माइनिंग इंडस्ट्री थी, जो हमारी इंडस्ट्री थी, जो जिसके थ्रू हमारे रॉ मटेरियल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते थे, ओर्स को, उसको बंद करवा दी थी। जो वेदांता का प्रोटेस्ट हुआ था, आपको मालूम है तमिलनाडु के ट्यूटिकोरिन डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। वहाँ पे वो दुनिया की सबसे बड़ी एक तरह से कॉपर की माइन थी। भारत कॉपर को एक्सपोर्ट करता था। वो माइन बंद होने के बाद हम कॉपर इंपोर्ट करने लग गए चाइना से। तो कहीं न कहीं भारत सरकार को अभी मालूम है कि बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट चालू हो जाएँगे और ये सब प्रोटेस्ट को फंड करता है चाइना, ये बात है। और भारत ने एक तरह से पॉलिसी ऐसी बना दी है जिसके कारण हम अ, हम हमारे देश के अंदर जो खनिज पदार्थ है उसको निकाल भी सकेंगे, यहाँ पे रिफाइनिंग भी होगी, जिसके कारण हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो डेफ़िसिट है, चाइना से हम डिपेंडेंट है, हम उसकी उनके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। चाइना विल नॉट बी एबल टू वेपनाइज़ दिस। वो हमें आगे जाके एक तरह से धमका नहीं सकता। आज अमेरिका क्यों टैरिफ नहीं लगाता चाइना के ऊपर? अमेरिकन राष्ट्रपति सबके खिलाफ उलझुल बातें करते हैं। कभी उन्होंने चाइना के अगेंस्ट बोला है? आपने कभी सुना है? नहीं बोलते। क्योंकि उनको मालूम है चाइना के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। अगर चाइना ने बंद कर दिया, अमेरिकन इंडस्ट्री जो ईवी इंडस्ट्री होगी, उनकी डिफेंस है, ड्रोन इंडस्ट्री है, सब एक तरह सबका बट्टा बढ़ जाएगा। इसके लिए अमेरिका उनके ऊपर इन स्पाइट जो चाइना इतना बड़ा ऑयल और गैस दोनों लेता है, उसके बावजूद भी उनके ऊपर कुछ भी सैंक्शन नहीं लगाता, क्योंकि चाइना के पास वो लेवरेज है। अब भारत भी इसको समझ गया है और भारत भी अपने जो रिज़र्व्स है उसकी खोज कर रहा है। उसके बाद इसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी भी चालू करवा रहा है। देश के अंदर रिफाइनिंग बूम आने वाला है, मेटल रिफाइनिंग बूम आने वाला है। अंबर जी आप ये देखेंगे, बहुत जगह आने वाला है। उमेश जी, अगर हम क्योंकि हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें जहाँ पर ये रिजर्व्स मिले हैं, अब सवाल ये है कि अरुणाचल प्रदेश को जो चाइना है वो साउथ तिब्बत बोलता है। ऐसे में क्या ये ऑटोमेटिकली एक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट तो नहीं बन जाएगा? देखिए मोदी जी अभी 2 दिन बाद चाइना जाने ही वाले हैं, इ हुँ। 31 तारीख को। उससे पहले ये न्यूज़ आई है। तो कहीं न कहीं चाइना को भी बोला जा रहा है कि भैया आप भले ही अपना क्लेम्स बनाते रहो, हम यहाँ पे डिस्कवरी कर रहे हैं और ये एरिया हमारा है और इसके रिजल्ट्स हम ही यूज़ करेंगे। तो हुँ। एक तरह से चाइना को भी ऑन नोटिस दिया जा रहा है, ठीक है? अब अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा भले ही मानो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हिस्सा हमारा ही है और हम इसके रिसोर्सेज़ हमारी डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे। टाइमिंग इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट और मोदी जी जा रहे हैं उसी समय ये टाइमिंग आई है। सबसे बड़ी बात वो है। हुँ। लेकिन क्या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे हैं चाइना के साथ और मोदी जी अभी वहाँ जा रहे हैं। आपने कहा कि ये जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट तो नहीं बनेगा। तो क्या जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसको रिज़ॉल्व करने में भारत को एक स्ट्रैटेजिक शील्ड मिलती है इससे? देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। चाइना को भी समझ में आ गया है कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे रख के और ट्रेड ना करके उनका ही नुकसान हो रहा है। चाइना ने पाकिस्तान के अंदर $70 बिलियन दिए सीपेक में और उसके सारे पैसे डूब गए। चाइना इंडिया के साथ अगर कोई ट्रेड डील करता है, वो ट्रेड करता है, उसमें उसको फ़ायदा होता है। तो कहीं न कहीं वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना चाहता है। सिर्फ़ एक तरह से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ करके उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला है। ऊपर हुँ। से उसको नुकसान ही हुआ है। तो ये बाउंड्री डिस्प्यूट उसको कभी न कभी सुलझाना पड़ेगा। उसको भी समझ में आ गया है, इसको ड्रैग ऑन नहीं कर सकते। और जितनी भी बात है कि जो माओ की लेगेसी है, चाइना अभी माओ की लेगेसी से भी बढ़ के जाना चाहता है। शी जिनपिंग जो है, वो एक तरह से अपनी लेगेसी बैठाना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं वो एक तरह से इसमें बैलेंस करेंगे। वो कहीं न कहीं चाहेंगे कि भारत के साथ रिलेशनशिप मेंटेन किया जाए, ताकि चाइना के अंदर लोग उनको शी जिनपिंग की लेगेसी माने। वो माओ को बुलाना चाहते हैं।
क्योंकि माओ ने क्या किया था, शी जिनपिंग जब छोटे थे, उनको एक तरह से जो उनकी जो फैमिली की वेल्थ थी, वो पूरा कन्फिस्केट कर दिया था और उनको खेतों में काम करने के लिए भेज दिया था। इसके लिए माओ ज़ेडोंग के अगेंस्ट शी जिनपिंग माओ ज़ेडोंग को हेट करते हैं और वो अपनी वो चाइना के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं। लोग उनको याद करें और माओ को भूल जाएँ। ये कवायद चल रही है चाइना के अंदर और शी जिनपिंग भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करके कुछ नया रोड मैप लगाना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि चाइना की इकोनॉमी को मैंने बचा लिया है और भारत के साथ ट्रेड बढ़ा के। आई थिंक दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ शी जिनपिंग राइट नाउ इन चाइना। ओके, उमेश जी, हम अगर बात करें इस पूरी डिस्कवरी की, और हम देख रहे हैं कि लेटली कई सारी इस तरह की डिस्कवरीज हमारे सामने आई हैं भारत के अलग-अलग राज्यों में, जहाँ पर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और हम उसको देख रहे हैं डिस्कवरीज को होते हुए। खास तौर से अगर हम इस पर्टिकुलर डिस्कवरी की बात करते हैं, तो उसके बाद जो इंडिया यूएस और इंडिया यूरोपियन यूनियन टाइज हैं, उस पर हम क्या प्रभाव पड़ते हुए देखते हैं? क्या कुछ बेहतरी आएगी? देखिए, जब भारत के अंदर जैसे-जैसे मिनरल्स मिलते जाएँगे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, अमेरिका खुद चाहेगा कि भारत के साथ उसके डिस्प्यूट कम होता जाए। और कल ही आपने देखा है कि कैसे उन्होंने जो स्कॉट बेसेंट है, उन्होंने बोल ही दिया है, इंडिया एंड अमेरिका हैव टू कम टुगेदर। हम सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उन्होंने ये भी बोला इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। जाएँगे कहाँ? आना है साथ में आएँगे, अल्टीमेटली आने वाले हैं। और बताया जाता है 2+2 की मीटिंग भी शायद हो सकती है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और उनके फॉरेन सेक्रेटरी और उनके डिफेंस सेक्रेटरी के बीच में मीटिंग हो सकती है। इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये जो डिस्प्यूट जो ट्रम्प का है, वो एक तरह से खत्म होने के कगार पे हो जाएगा। मैक्सिमम 1-2 महीना चलेगा, 2-3 महीना मैक्सिमम चलेगा। अल्टीमेटली इन लोगों को डील तो करनी ही पड़ेगी। और अमर जी, एक और एक चीज़ है, ट्रम्प भी एक तरह से डर चुके हैं क्योंकि क्वाड का एक तरह से अस्तित्व खतरे में आ चुका है। और ये भी हो चुका है कि जिस डोनाल्ड ट्रम्प को सितंबर में भारत आना था, वो अभी उसको इन्विटेशन नहीं मिल रहा है। अब ये देखिए कि शी जिनपिंग को उनका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प का पर्सनली जो इमेज है, वो खत्म होता जा रहा है। ये उनको समझ में आ चुका है। इसके लिए वो भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने 4 बार फ़ोन किया और भारत ने उनको तवज्जो भी नहीं दी, उनको दरकिनार कर दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि हम अमेरिका को अब इग्नोर करने लग गए हैं। अब बात आती है उमेश जी, जो स्ट्रैटेजिक मैं पहले इस सवाल पे बाद में आऊँगी। पहले कि जो भारत लगातार जो डिस्कवरीज़ हैं, वो सब उस पे काम कर रहा है और उसमें सक्सेसफुल भी हो रहा है। जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल रहे हैं, उनका स्ट्रैटेजिक यूज़ भारत कर पाएगा, जैसे ओपेक में होता है ऑयल और उस सब का, या फिर सप्लायर ही बने रहेंगे, जैसे कि हम देते हैं अमेरिका को रेयर अर्थ एलिमेंट सप्लाई करते हैं, फिर वो हमें वही प्रोडक्ट बना के हमसे 4 गुने, 5 गुने, 100 गुने दाम लेकर हम ही से पैसे वसूलते हैं। देखिए, ये काम हो रहा था। हम च जापान को ओड़ दे रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, जापान को हमने ओड़ देना बंद कर दिया। जापानीज़ टेक्नोलॉजी हम भारत में लेके आ रहे हैं और हम यहाँ पे रिफाइनिंग करेंगे, उसका जो एंड प्रोडक्ट है, वो बना के हम जापान को भी बेचेंगे और ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भारत में लगने चालू हो चुकी है। तो हुँ। ऐसा है कि जब भारत के अंदर प्रोडक्शन चालू होगा इसका, आप ये बहुत बड़ा शिफ्ट देखेंगे, सारी कंट्रीज़ भारत के साथ ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाएँगी। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारत इसको पूरी तरह से स्ट्रैटेजिक उसका इस्तेमाल कर पाएगा और सिर्फ़ एक सप्लायर नहीं बनकर रहेगा, क्योंकि और हम एक और एक मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे हमारे पास पेट्रोलियम रिज़र्व है, भारत स्ट्रैटेजिक रेयर अर्थ रिज़र्व भी बनाने के चक्कर में आ चुका है। तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे जितने भी ओर्स है, उसको भी उठा के कहीं रखा जाएगा, उसका भी एक तरह से उसके ऊपर भी पॉलिसी बन रही है। मैं एक को ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम अगर जो डोमेस्टिक चैलेंजेस होते हैं उन पे भी हमें थोड़ा-सा नज़र डालने की ज़रूरत पड़ती है, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट है, पॉलिसी में क्लैरिटी है, जिससे हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं
उनको हम उनकी लूट ना होने दें और हम उसको उसका स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल कर पाएँ, अपने फ़ायदे के लिए कर पाएँ। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि चाइना की डोमिनेंस है, 90% जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, वो चाइना कि उसकी उसकी डोमिनेंस है और आज उसकी वजह से चाइना की जो अहमियत है और जो एक सुपर पावर्स के बीच में लड़ाई चल रही है, वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर ही है। तो जो डोमेस्टिक चैलेंजेस को लेकर मैंने बात की थी कि टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी में क्लैरिटी, उस पे क्या आप कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जा रहा है। चाइना को सब्स्टिट्यूट करना ज़रूरत है। हमें फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हमें एक तरह से क कंज़र्व करना पड़ेगा। देश के अंदर जब ये इंडस्ट्रीज़ डेवलप होगी, माइनिंग अपॉर्च्युनिटीज़ डेवलप होगी, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है और उसके बाद आप ये देखते हैं जॉब्स जनरेट होते हैं। देश को एक तरह से वहाँ पे पूरी एरिया का डेवलपमेंट होता है। तो अमर जी ऐसा है कि एक इकोसिस्टम तैयार होता है और इस इकोसिस्टम में जब जब चीजें बनना चालू होती है, जैसे अभी समझ लीजिए हमें गोल्ड के रिजर्व मिले हैं, जैसे हमने देखा जबलपुर में, सिर्फ उधर गोल्ड के रिजर्व नहीं है, उधर कॉपर भी है, उधर जिंक भी है, दूसरे पदार्थ भी मिलते रहते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल रिसोर्सेस मिलते हैं और अभी तो ऐसा हो गया है कि कोल ऐश जो होता है ना, उसके अंदर से भी हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। तो भारत के पास तो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे कोल के वेस्ट पड़े हैं, तो हम उधर से भी एक इसके अंदर और भी मतलब मैं बोल रहा हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा और भी कितने तरीके से जितने भी ये पीरियोडिक टेबल में 17 एलिमेंट्स हैं, कैसे-कैसे निकाल सकते हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उसके रिजल्ट्स को सर्टिफ़ाई किया जाएगा और भी बहुत सारे काम हो जाएँगे। तो अभी मल्टी डायमेंशनल काम चल रहा है। कुछ भी हम एक तरह से सोच नहीं सकते, अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी जैकपॉट लग सकता है भारत को। जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश में नियोडायमियम मिला है जिसको सफेद सोना बोला जाता है। एब्सोल्युटली हम मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, अ, एमपी की बात करें, कहाँ-कहाँ मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम, देश के हर कोने से इस तरह की बैक टू बैक न्यूज़ अपडेट्स आ रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि भारत अपनी इस पॉलिसी पर अग्रेसिवली काम कर रहा है और इस सब के बीच में उमेश जी लोगों के बीच में बड़ी एक उत्सुकता होती है कि सोना मिल गया, तेल मिल गया, नियोडायमियम और मिल गया, लेकिन लोगों को क्या? वो कहते हैं हम लोगों को तो कुछ नहीं मिल रहा, हमारा क्या? दे देखिए सबको मिल रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, मोदी जी जो ट्रांसफर कर रहे हैं चीज़ें, कैश बेनिफिट स्कीम्स वो कैसे कर रहे हैं? जब तक पैसे नहीं होंगे तो ऐसे तो करेंगे नहीं और अपना डेफिसिट भी मैनेज कर रहे हैं। अंबर जी एक और एक चीज़ बता देता हूँ, हमारे पास मोन्ज़ोनाइट भी है, हमारे पास थोरियम भी है और हम अभी थोरियम टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और एक चीज़ देखिए कि थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स अगर भारत सरकार उसको बनाने वाली है, तो ये जो थोरियम होता है, ये स्मॉल मीडियम रिएक्टर्स में चलते हैं। सेकंड इसके अंदर न्यूक्लियर वेस्ट नहीं निकलता है। और भारत की जो कोस्ट है, जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, केरला है, इनके पास ये जो सैंड है, इस सैंड के अंदर थोरियम मिल जाएगा। और बताया जाता है कि एक छोटी-सी मात्रा थोरियम की जो रहती है, उससे हम पूरी डिस्ट्रिक्ट को पावर अप कर सकते हैं। और भारत ने अभी सेकंड स्टेज उसका जो डेवलपमेंट है, वो भी कर लिया है। तो सिर्फ हमें एक सफेद सोना नहीं मिला है, हमें अभी थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स भी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जो थोरियम बेस्ड के रिएक्टर्स के ऊपर जो बात हुई थी, ये हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, होमी जहांगीर बाबा और भारत के जो विक्रम साराभाई है, इन्होंने इसकी नींव 70 साल पहले रख दी थी। अब भारत के अंदर मोदी जी के रेजिम में जो काम 1966 में छोड़ दिया था, उसको वापस बढ़ाया गया। अभी हम सेकंड स्टेज में आ चुके हैं। बात चल रही है कि हम थर्ड स्टेज हम जब आ जाएँगे, तो भारत छोटा-सा रिएक्टर भी बना पाएगा। उस रिएक्टर के कारण आप ये देखेंगे कि भारत छोटी-सी जगह पे थोड़ा-सा मात्रा जो तो थोरियम का होगा, उसको यूज़ करके हम पूरी डिस्ट्रिक्ट को पावर अप कर सकते हैं। कॉस्ट भी कम होने वाला है, रेडियो एक्टिव वेस्ट भी नहीं बनेगा। भारत के अंदर जो भारत एक तरह से टेक्निकल सप्लाइंग ग्रुप भी बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से मैंने बोला है ना अप्रत्याशित रूप से बहुत सारे खनिज पदार्थ आपके अंदर मिल सकते हैं।
इस देश के मिट्टी में भी सोना है, ये सही बात है। ये मैं इसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ हमें नियोडाइमियम नहीं मिला है, हमारे पास थोरियम का भी रिजर्व है, जिसके कारण हम एक परमाणु शक्ति भी बनने वाले हैं। और एक चीज है, ये जो स्मॉल मीडियम रिएक्टर्स जो होते हैं थोरियम बेस्ड, हम इसको हमारे पनडुब्बी में भी रख सकते हैं, हम इसको हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर में भी रख सकते हैं। लंबे समय तक ये हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है और पनडुब्बी है उसको भी पावर अप करेगा, जिससे हम हमारी समुद्री सीमा को भी सिक्योर कर सकते हैं। तो भारत एक तरह से इसके अंदर भी काम करता जा रहा है और मेरे हिसाब से नियोडाइमियम और थोरियम जो है वो भारत का नेक्स्ट इंजन ऑफ ग्रोथ बनने वाला है। और रेयर अर्थ मिनरल्स जो मैंने देखा है, जैसे मैंने बताया है, वो भी एक तरह से भारत उसकी भी एक तरह से बाकी सब मिनरल्स को भी खोजने की तैयारी में लगा हुआ है। बिल्कुल। और रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करते हैं तो भविष्य में बहुत इम्पोर्टेंट इनकी भूमिका होने वाली है, तेल और गैस से कहीं आगे बढ़कर। और इसीलिए जो महाशक्तियाँ हैं वो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर आप सबको ध्यान होना चाहिए कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है या फिर बलूचिस्तान में अब जो पाकिस्तान और यूएस के बीच में जो मुआहदा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से है। और भारत भी इस दिशा में काम कर रहा है ताकि अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सके और जो एक ग्लोबल डोमिनेंस खासतौर से इस क्षेत्र में चाइना की है उसको भी चैलेंज कर सके। उमेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम, अंबर जी। जय सिया राम।